देखो, चैप्टर का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों का बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कवर होता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा कितने तरीके का रियल में हम डिस्ट्रीब्यूशंस होता है या वेरिएबल होता है। तो दो तरीके का हम लोग का प्रोबेबिलिटी होता है या दो तरीके का हम लोगों का पहले डिवीजन होता है। पहला होता है हम लोग का डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, और दूसरा होता है कंटीन्यूअस। ये हम एकदम बेस में चले गए हैं। बाइनोमियल में हम बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा हम बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि ये सब वर्ड से हम लोग ज्यादा फैमिलियर नहीं है। तो हम टर्मिनोलॉजी पहले समझा देते हैं क्योंकि ये सब वर्ड हम बाद में यूज करेंगे। डिस्क्रीट हम लोग सीरीज सुने हैं, डिस्क्रीट सीरीज हम लोग बहुत बार सुने हैं, कंटिन्यूअस सीरीज हम लोग बहुत बार सुने हैं। बट हम एक बात बता दें, डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज नहीं है। तो सीरीज क्या था हम एक बार बता देते हैं, अगर याद नहीं है तो। अगर हम लोग जाए सीरीज में तो डिस्क्रीट सीरीज क्या कहते थे, जिसमें x भी होता है और s भी होता है, जिसमें x 2 3 4 5 ऐसा होता है और उसका बगल में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है 8 9 10 2। इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते थे। और कंटिन्यूअस सीरीज कहते थे 2 to 4, फिर 4 to 8, फिर 8 to 12। इसको हम लोग कहते थे कंटिन्यूअस सीरीज। पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये सीरीज नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें सिर्फ नंबर रहता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि इसका वेट 48.6 केजी है, तो ये डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में है, तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब वेट, क्योंकि ये डेसिमल या फ्रैक्शन में होता है। अगर हम लोग बात करें हाइट, तो किसी का हाइट कैसे हो सकता है 5.6, 5.2, तो वो बोलेगा कि मेरा ये कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है। बट अगर हम बात करें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ हाउस, तो वो कैसे होगा? 2.2 हो सकता है? नहीं। 2.8 हो सकता है? नहीं। वो कैसे होगा? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, हमेशा होल नंबर में ही बच्चे होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ये कैसे होगा? या फिर पर्सन बोल लो। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो वो कैसा होगा? हमेशा डिस्क्रीट होगा। 10 बच्चे होंगे क्लास में, 20 बच्चे होंगे क्लास में। तो जहां डेसिमल का कोई जगह नहीं है, तो अगर याद रखना है तो लिख लो नो डेसिमल और फ्रैक्शन ऑलवेज। हम एमसीक्यू हिसाब से लिखा रहे हुए, रिटन एग्जाम है नहीं जिसमें पूछेगा व्हाट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करके कोई फायदा नहीं है। मतलब समझ लो एमसीक्यू के लिए काम आएगा। ऑलवेज इन होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर में होता है। ठीक है। बट वेट, हाइट, ये सब हम लोग का क्या होगा? या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे होता है? अगर बॉडी टेम्परेचर ले तो 91.7, 92.6 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा डेसिमल में होता है। तो लिखो, जरूरी नहीं अब ये हमेशा डेसिमल में होगा। अगर कोई चीज डेसिमल में है तो हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी चीज नंबर में है तो हमेशा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये ऑलवेज इन डेसिमल या फिर फ्रैक्शन, ये हमेशा डेसिमल और फ्रैक्शन में ही होता है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे, 3 तरीके का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
दूसरा है पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन, एन इज साइलेंट, एन को नहीं लेते, एन साइलेंट होता है, इसको पॉइजो पढ़ते हैं, पॉइजो नॉट पॉइजन। और ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज का हम लोग का चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, इसलिए हम टॉपिक का नाम ऊपर दे दिए बाइनोमियल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन कभी डेसिमल में आंसर नहीं देता है, ये हमेशा ही एक होल नंबर में आंसर देता है, पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेसिमल में आंसर देता है। ठीक है, तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ या नन। तो हमेशा आप लोग टिक लगाएंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि बाइनोमियल हमेशा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम लोग घुस जाते हैं डिटेल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है? तो देखो, पहले हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब। प्रोबेबिलिटी का मतलब सबको पता है, कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना कितना चांस है कि वो चीज होगा। जैसे हम समझाते हैं, अगर तुम लोग एक कॉइन टॉस करते हो तो उसमें हेड आने का कितना चांस है, टेल आने का कितना चांस है। चांस मीन्स प्रोबेबिलिटी। अगर कोई बोलता है चांस, जिसे हम लोग डेली भाषा में चांस कहते हैं, उसे स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अगर कोई भी कहता है प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, तो हम लोग बोलते हैं ये काम करने का चांस कितना है। जैसे तुम लोग सब अभी एग्जाम दोगे, उसमें पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, उसको हम लोग कहते हैं चांस, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। तो अगर कोई बोले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी अलग अलग चीज है, हम लोग बोलेंगे नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही चीज है, प्रोबेबिलिटी इसका कंप्लीट नाम है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका, अब देखो यहाँ पर सोचो कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एक जैसे सोचो एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड। सोचो हम लोगों ने एक कॉइन टॉस किया है, कॉइन उछाला है, तो क्या आ सकता है? टू इवेंट आएगा। कितना इवेंट हो सकता है? सिर्फ टू इवेंट ही हो सकता है। क्या हेड आएगा या फिर टेल आएगा? हाँ, सिर्फ दो चीज ही हो सकता है, तीसरा चीज नहीं हो सकता है। तो एक काम अगर कर रहे हैं तो हम लोग को नंबर ऑफ इवेंट्स पता होगा। इवेंट का मतलब क्या है, हम एकदम बारीकी से समझा रहे हैं। इवेंट का मतलब क्या है? रिजल्ट। कितना चीज हो सकता है, एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6 चीज हो सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो वहां इवेंट कितना है? 6 इवेंट है। यहाँ कितना इवेंट है? 2 इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट फिक्स्ड नहीं होता है, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। एग्जाम देंगे तो या तो सक्सेस होंगे या तो फेलियर होगा, कोई एक चीज ही होगा। तो वहां 2 इवेंट होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं कॉइन इज टॉस्ड। तो अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 इवेंट ही होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पी हम लोग लेते हैं स्मॉल पी, हमेशा लेना स्मॉल पी, नो कैपिटल पी। इसको हम लोग लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और क्यू को हम लोग लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो
हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है उसको कहेंगे P, और टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कहेंगे Q। तो P और Q क्या है, जो दो रिजल्ट है उसका आंसर P और Q। ठीक है, तो अगर अच्छा टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो सोचो हम लोग बोल रहे हैं कि हेड आने का चांस 60% है, टेल आने का चांस कितना होगा, 40% होगा। तो अगर मेरे को एक पता है तो हमको दूसरा भी पता होगा ही। अगर हेड आने का प्रोबेबिलिटी 60% है तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 40% होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 100% होता है। परसेंट हटा देते हैं तो 100/100 1 हो जाता है। अगर 1 है तो आंसर हम लोग देंगे, हेड आने का प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 0.4 होगा। ठीक है, हम बहुत स्लो जा रहे हैं कि डिटेल में मीनिंग समझ में आए। अगर ये 0.6 होगा तो ये 0.4 होगा। ठीक है, तो P प्लस Q इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 0.6 इक्वल प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। 0.6 प्लस 0.4 1 होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं P प्लस Q इक्वल टू 1। तो ये सब अगर एमसीक्यू में पूछता है कि P प्लस Q इक्वल टू 1, -1, 0 या 2 या इंफिनिटी, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, P प्लस Q इक्वल टू 1। तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब अगर सोचो बोलता है यहाँ पे n, n का मतलब क्या है, यहाँ पे जो n यूज होता है, n का मतलब है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सोचो हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, पहली बार में आया हेड, दूसरी बार फिर टॉस किए तो आया टेल, तीसरी बार फिर टॉस किए फिर कुछ आया, फोर्थ टाइम फिर टॉस किए फिर कुछ आया। हम एक ही काम कितनी बार किए, 4 टाइम्स। तो मेरा n कितना है, 4। हम सेम चीज को जितनी बार करते हैं उसको हम कहते हैं n। n मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को हम बार बार कर रहे हैं। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमेशा क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। या तो हम कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे, या तो 1 टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 टाइम 3 टाइम। तो ये हमेशा एक होल नंबर में होगा। ये क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम 2.6 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए हैं, नहीं। तो n इज ऑलवेज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये सब पूछता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉमन सेंस अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन है तो ऑलवेज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन नेवर बी इन डेसिमल। तो कॉमन सेंस भी यूज करना है एमसीक्यू के टाइम, लोग कुछ भी पूछेंगे। अच्छा, तो अब आ जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है, हम लोग को कर तो ले रहे हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट किए हेड आया, दूसरी बार किए टेल आया, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। 0.5 चांस है हेड आएगा, 0.5 चांस है टेल आएगा, हम लोग निकाल लिए। तो फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर हम 30 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किए, हम 20 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर n बड़ा है, मतलब मुंह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक फॉर्मूला लेंगे हम लोग। मुंह से बैठ के तो करेंगे नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, एरर का चांस होगा। इसलिए वी विल यूज अ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, लिखो P
ब्रैकेट में स्मॉल r इक्वल टू NCR, डॉट का यहाँ पे मतलब है इनटू, पर डॉट दिया जाता है। उसके बाद होगा PR, P हमेशा स्मॉल, फिर डॉट QN-R। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए व्हाट इज आर, हम सब लिखवाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूला का भी मतलब क्या है, तो लिखो वेयर P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, N इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछेगा कि ये हम लोगों का लार्ज नंबर होगा या स्मॉल नंबर होगा। लार्ज नहीं होता है, याद रहे, ये लार्ज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एनसीआर क्या है? एनसीआर को हम लोग लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल ये सब सॉल्व करना नहीं आता है तो सम्स के दौरान हम लोग सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ r का मतलब क्या है? r का यहाँ पे मतलब है फ्रीक्वेंसी। r का मतलब है फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब है n डॉट पी आर। इसको हम लोग कहते हैं एफ आर। अब ये आर का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आर का मतलब है कि इवेंट। जैसे सोचो, सिंपल भाषा में अगर बोले तो इवेंट, जैसे 2 बार अगर हम लोग किए, ये तो तुम लोग, ये तो था कितनी बार एक्सपेरिमेंट किए। सोचो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं 4 बार, तो n है 4, पर हम लोग डाइस टॉस करते हैं तो यहाँ आएगा p बीच में 2 मतलब कितनी बार हम लोग का इवेंट था। जैसे डाइस थ्रो करेंगे तो आएगा 6, पर ये सब का हम लोग इररेलेवेंट है। ये आर का यहाँ पे कुछ खास मीनिंग नहीं है, इसको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन 1। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of binomial distribution ठीक है। ये मैथमेटिकली जाए तो मीन निकालने का 1 पेज लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में 1 पेज लगेगा। अब हम लोग को वहां बैठ के एक एक पेज का सम नहीं करना है, तो हम लोग सिंपली इसको लर्न कर लेंगे। मीन आता है एनपी और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है एनपीक्यू अंडर रूट। ये सिंपली लर्न करो, क्योंकि इसको सॉल्व अगर हम करवाएंगे तो 1 पेज लगेगा मीन में, 1 पेज लगेगा एसडी में। वो जब 10-10 मार्क्स का सम आता था तब हम लोग टीचर को करके दिखाते थे, ठीक है। यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, मोमेंट तुम लोग नहीं जानते हो, ये बीकॉम में सेमेस्टर 1 में पढ़ाता है मोमेंट। मोमेंट, कर्टोसिस, स्क्यूनेस वहां पे पढ़ाता है, बट बेसिकली अभी मोमेंट पता नहीं है तो हम समझाने नहीं घुस रहे हैं। बस मोमेंट का मतलब याद कर लो। मोमेंट 4 तरीके का होता है, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट। मोमेंट 4 होता है। क्या होता है नहीं घुस रहे, वो अलग चैप्टर है। पर एक बात याद रखना है, इसी मोमेंट का सिंबल होता है ये म्यू। म्यू का सिंबल के ऊपर डैश, इसको हम लोग मोमेंट कहते हैं। और नीचे अगर 1 लगा दे तो ये हुआ फर्स्ट मोमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट मोमेंट है उसी को हम लोग मीन कहते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कहते हैं फर्स्ट मोमेंट को, और फर्स्ट मोमेंट का मतलब भी फिर एनपी हुआ।
तो एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट मोमेंट क्या है, एनपी, एनपीक्यू, एनपीक्यू अंडर रूट एन क्यू। तो हम लोग टिक लगाएंगे एनपी में, वहां शॉक नहीं होना है कि मोमेंट पढ़ के तो गए नहीं, वहां फर्स्ट मोमेंट से आंसर दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट हम लोग का ये है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। हम लोग एक ही कॉइन को 4 बार टॉस किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability to getting, पहला क्वेश्चन है टू हेड्स, कितना चांस है कि हम लोग 4 बार कॉइन को टॉस किए, कितना चांस है कि 2 बार तो हेड आ ही जाएगा, और कितना चांस है कि एटलीस्ट 2 हेड आएगा। टू हेड और एटलीस्ट 2 हेड में क्या डिफरेंस है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। 2 हेड का मतलब है एग्जैक्टली 2 ही हेड आएगा, मतलब 2 बार टेल आएगा। अगर 2 बार हेड आएगा तो 2 बार टेल आएगा। पर एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अगर 2 हेड आया तो 2 टेल आएगा, अगर 3 हेड आ गया तो 1 टेल आएगा, अगर चारों बार हेड आ गया तो 0 टाइम्स टेल्स आएगा, टेल आएगा। ठीक है मैम, हाँ, ये सब छोटा छोटा सम है, आराम से एग्जाम में आएगा। चलो हम लोग इसको करते हैं, लिखो लेट p इक्वल टू, ये सब एग्जाम में डेफिनेटली नहीं लिखना है, तुम लोग की कॉपी में लिखा रहे हैं, वरना सीधे कर देंगे तो घर पे कर नहीं पाओगे। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है। लेट p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। p क्या है हम लोग का, हेड आना, और q क्या है हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब हम लोग कर रहे हैं, जबकि पहला केस हम लोग ये पहला वाला कर रहे हैं, रोमन 1 दे दो, हम लोग कर रहे हैं 2 हेड आने का। अगर 4 बार टॉस करेंगे 2 बार हेड आएगा तो 2 आउट ऑफ 4 है, तो क्यू भी 2/4 होगा। इसको हम लोग लिखेंगे हाफ हाफ, मतलब हेड आने का चांस हाफ है, टेल आने का चांस भी हाफ है, और यहाँ पे n कितना है, 4। ठीक है, हम लोग किससे कर रहे हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला हम लोग को अभी पता है, तो फटाफट पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला हम लोग को पता है, लिख लो। फॉर्मूला की जगह पे अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, हम लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। इसका मतलब क्या है, p ब्रैकेट में 2, इसका मतलब क्या है, p ब्रैकेट में 2, कम से कम 2 हेड आएगा, रिजल्ट इवेंट कितनी बार वो चीज आएगा, 2 बार, हेड कितनी बार आएगा, 2 बार। तो p इक्वल टू p ब्रैकेट में 2, मतलब r है इसका 2। अब एनसीआर, फॉर्मूला क्या था, एनसीआर, तो n के जगह लेंगे 4, r की जगह लेंगे 2, मतलब 4 बार अगर डाइस थ्रो करते हैं, सॉरी कॉइन टॉस करते हैं, तो 2 बार हम लोग का हेड आ रहा है, डॉट p प्रोबेबिलिटी कितना है हम लोगों का, अच्छा हम लोग तो वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 बाई ये स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, पी आर
R कितना है 2 और P कितना है हाफ, तो हाफ के ऊपर 2 क्योंकि R है 2, और फिर डॉट Q भी कितना है 2, N माइनस R मतलब 4 माइनस 2, ये हम लोग बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करना तुम लोगों को नहीं आ रहा था, पर हम इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखवाए थे। तो n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में था n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। जो हम फॉर्मूला लिखाए हैं हम बिल्कुल उसी फॉर्मूला पे इसको पुट किए हैं, कुछ अलग नहीं किए। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करना तुम लोग को अगर नहीं आता है तो हम बता दे, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है इसके पहले का सारा नंबर, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 से छोटा जितना नंबर है सब इंटू, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। कैसे, ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अब इसको काटेंगे तो ये 4 से ये इतना कट जाएगा, ऊपर एक 4 काटेंगे तो नीचे 2 2 कट जाएगा, ठीक है। हाफ स्क्वायर हम बहुत स्टेप स्टेप में कर रहे हैं, एग्जाम में इतना स्टेप यूज करने का जगह नहीं है। 3 2 6 तो 6 आया। निकी इन 4 फैक्टोरियल, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला सब इंटू हो जाता है, अगर 1 को 2 बार इंटू करे तो 1 ही होगा, ये वाला 1 को भी 2 बार इंटू करे तो 1 ही होगा, तो यहाँ सिर्फ 6 बचा, तो 6 इंटू 1 6 हुआ, डिवाइडेड बाई इसमें तो नीचे 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है मतलब 4, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है मतलब नीचे 4 है, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर कितना आया 1/8, तो नहीं 3/8। हम लोग 2 के टेबल से इसको काटे हैं तो आया 3/8, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड आने का चांस 3/8 है। अच्छा, और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो रोमन 2 में आते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड था, मतलब 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड भी आ सकता है और 4 हेड भी आ सकता है। तो यहाँ पे P क्या है, R इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, और R इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, और R इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है। मतलब P2 भी हो सकता है प्लस P3 प्लस P4। तो एटलीस्ट का बात याद रखो, अगर ये और में रहता है तो ये प्लस होता है, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, अगर ये और में है तो ये प्लस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 2 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टाइम्स, तीनों प्लस होगा, और मींस प्लस। तो ये रूल है, याद रखना है। अब कुछ नहीं, अब यही चीज करो, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर सिर्फ P2 है और डाइस कितना बार थ्रो कर रहे हैं 4 बार, तो पूरा यही चीज होगा, 4 बार डाइस थ्रो किए 2 बार P आएगा, डॉट 1/P कितना होगा, 2 बार चांस है, और इसमें 4 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्लस, ये एक बार है, अगर P3 के लिए ये चीज लिखे तो कैसे लिखेंगे, 4C3 प्लस P यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर P कितना होगा बताओ। तो बार बार इस पेज में चले जाओ, अभी जब 3 बार P आने का चांस है, P मतलब हेड आने का चांस अगर 3 बार है तो ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो P3 का अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, अगर मतलब याद नहीं रह रहा है तो साइड में लिख के रख लो, अगर P3 वाला केस है तो P होगा 3/4 और Q होगा 1/4, और अगर P4 वाला केस है
तो P होगा 4/4 मतलब 1 और Q होगा 0। ठीक है, ये सब अपना साइड में लिख के, एग्जाम में आप लोग को इतना स्ट्रॉन्ग होके जाना है कि ये सब ओरली मुंह से हो जाए, इतना कोई लिख लिख के नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना होगा, जो P रहता है दैट इज 3/4 और ऊपर क्या आता है R। R यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे होगा 3। इसके बाद इसके बीच में तो डॉट होगा, यहाँ डॉट, यहाँ कितना है 1/4। अब यहाँ पे Q कितना है, अगर Q का बात करें तो n माइनस R, n is 4, R is 3, तो यहाँ पे पावर में कितना जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी पूरा एक सिंपली एक ब्रैकेट में गया। अब इसके बाद फिर से प्लस, ये वाला खुद करना है फटाफट, होगा 4C4 डॉट P, P का हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पे P क्या था 1, तो 1 और पावर में क्या आएगा R, R is 4 डॉट Q कितना है 0। तुम लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 0 लिख लो, अगर एक बार में ब्रेन आंसर नहीं करता तो 0 लिख लो। क्यों, अब वो भी काम नहीं करता तो फिर Q की जगह 0, 0 टू द पावर 0 ऐसे लिखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व अपने जल्दी जल्दी करेंगे। देखो, अगर एक बार डिसाइडेड है P हम लोग हाफ लेकर रखे हैं, P हमेशा हाफ ही रहेगा। स्टार्टिंग अगर P का हाफ से है तो वो हाफ ही रहेगा, खाली पावर में 3 चल जाएगा, और ये भी 1/2 पावर में हाफ ही रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब P हमेशा हाफ रहेगा, Q भी हाफ ही रहेगा, सिर्फ पावर को चेंज करना, ये इस तरह चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 1/6 होगा और 1/2 ही होगा। इसका तो 3/8 आया। ये वाला हम लोग सॉल्व किए तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1/2 हम लोग का 1/8 होगा। ठीक है, 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 ही होगा। ठीक है, हाँ 4C4 हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 टू दी पावर 4 करो और यहाँ पे भी 1/2 टू दी पावर 0 करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 1 डॉट 1/16 इंटू 1 इंडिसेस के हिसाब से एक और चैप्टर है अलग से इंडिसेस, जिसका मैथ्स नहीं था, जैसे अर्पिता मौसमी ये लोग इंडिसेस भूल चुके होंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/2 टू द पावर 0 इज 1। अब इसको सॉल्व करो। देखो, हम ये फिर से समझा देते हैं, यहाँ पे हम लोग का P हो सकता था या तो 2 या तो 3 या तो 4, इसलिए हम और वर्ड का यूज किए हैं, और मतलब होता है प्लस, पहला रूल। अब आगे जाते हैं, ये हम लोग का समझाया हुआ है, हमेशा P हाफ और Q हाफ लेंगे, वो ऊपर का पावर सिर्फ चेंज होता है, 3 टाइम्स तो ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स तो ये 0 टाइम्स। ठीक है, ये 3/8 ऊपर ही सॉल्व करके रखे थे, इसलिए हम दोबारा सॉल्व नहीं किए। ये वाले को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1/8, 1 तो 3 बार भी इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 होगा, और ये 1 ही है पावर में तो ये हाफ ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का 4C4 हमेशा 1 होता है, इसको इस तरह सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, वो 1 ही आता है, तो 1 आया। इसको 2 को 4 बार इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये सब इंडिसेस का रूल है, लर्न रखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, 3/8 का 3/8, 4 फैक्टोरियल को खोले हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मैम 0.81 होगा। नहीं, अगर हम लोग 3 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 3 इंटू 2, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 1, 4 माइनस 3 मतलब 1। अब ऊपर का 3 2 से 3 2 कट कर दिए, यहाँ 1/8 ही है, यहाँ पे 1/2 ही है,
और नीचे 1 + 16 कैसे, ऊपर का 1 और नीचे का 16, तो 1/16। इसके बाद और आगे बढ़ रहे हैं तो क्या है, और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 3/8 का 3/8, यहाँ पे 4 को इंटू किए 1 से तो 4, और नीचे 8 2 जा 16, फिर प्लस 1/16, इसका एलसीएम है। यहाँ हाँ, पर 4 कट हो जाए। क्वेश्चन 3 लिखो, द प्रोबेबिलिटी दैट a bomb dropped from a plane will strike the target is 1/5 if 6 bombs are dropped. If 6 bombs are dropped, then find the probability that Roman 1 exactly तो रोमन 1 में exactly 2 will strike the target, exactly 2 will strike the target, और रोमन 2 में at least 2 will strike the target। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो पहले सब कुछ रेडी कर लेंगे। टी कितना है हम लोग का, देखो टी हम लोग किसको कहते हैं, टी हम लोग कहते हैं, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग 6 बॉम्ब प्लेन से गिराए, मतलब ऊपर प्लेन से हम लोग नीचे 6 बॉम्ब गिराए, उसमें से हिट करेगा, मतलब टारगेट को, सोचो किसी इंसान पे गिराए तो उसको हिट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो P क्या रहता है, हिट करेगा, और Q क्या रहता है, हिट नहीं करेगा। तो हिट करेगा इसका चांस है 1/5, और हिट नहीं करेगा इसका चांस है 4/5। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का n क्या होगा, n होगा 6। तो ये 3 चीज हम लोग रेडी कर लिए, ये चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पे, ये 3 फिगर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी रोमन 1 हम लोग को क्लियरली पता है, रोमन 1 हम लोग को पता है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक, मतलब P क्या है हम लोग का, एग्जैक्टली 2, कोई और ये सब नहीं है, एग्जैक्टली 2। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, NCR मतलब 3CR कितना है यहाँ पे 2, जो भी लिख के रखे हैं तो 2। ठीक है, डॉट P कितना है 1/5। ठीक है, और यहाँ पे R कितना है 2, और Q कितना है 4/5। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, n माइनस R मतलब 4, और ये सिंपली ऐसे रखो, ये 2 है तो ये 4 होगा। इसको फटाफट सॉल्व करो, देखो हम ये बता देते हैं जिससे नहीं हुआ। 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 4 फैक्टोरियल, हम एक बार में लिख दिए, इंटू 1 को 2 बार इंटू करना है तो भी 1 आएगा, 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 25 आएगा, इंटू 4 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 4 4 16,
16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और 5 को भी 4 टाइम्स इंटू करेंगे, मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। अब इसका मतलब क्या, इसको खोलो तो 6 इंटू 5 इंटू, हम 4 फैक्टोरियल में क्यों स्टॉप कर दिए, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी अगर हम 4 3 2 1 लिखेंगे, नीचे भी तो 4 3 2 1 आएगा, तो वो ऐसे भी कट जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल तक रोक के ये 4 फैक्टोरियल काट दिए। ये मेरा शॉर्टकट है, तुम लोग को भी ये सब शॉर्टकट समझना होगा। तो यहाँ पे 4 3 2 1 होता, यहाँ पर भी 4 3 2 1 होता, तो 4 फैक्टोरियल में रोक कर इसको काट दो। अब यही कट सकता है, उसके बाद 2 को और 256 को काट दो, कुछ लोग 2 और 6 को काट देंगे, हम ऐसे काटे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम लोग भी वही करो। 2 और 256 को काटे तो 128 आया, 5 और 25 को काटे तो यहाँ नीचे 5 आ गया, तो अभी ऊपर कितना बचा, 128 और 6, 128 और 6 को इंटू करेंगे तो 768, और यहाँ नीचे पे ये दो चीज बचा है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 3125, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.245। चलो अब हम लोग आगे कर रहे हैं, जो सेम सम हम पीछे किए हैं उसी को दोबारा एक बार और करवा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक। अगेन हम समझा रहे हैं, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2, 2 भी 3 4 5 6, तो ये काफी बड़ा सम है, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं देगा, हम ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए दिए। एटलीस्ट 2 मतलब R2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हम 6 बॉम्ब गिरा रहे हैं ना, तो 2 स्ट्राइक पे लग सकेगा, 3 4 5 और 6, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग इतना सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो तुम लोग इसको आराम से सॉल्व करो, सारा और प्लस में चला जाएगा, मतलब 2 3 4 5 6, और का मतलब होता है प्लस। अब अगर किसी का ऐसा रहता है और एमसीक्यू एग्जाम में आता है, तो एक बात लॉजिकली सोचो, वो ये करने बैठेगा, इससे अच्छा वो एक तो छोड़ देगा, तो इसको करने बैठा तो उसका 2 4 सम तो छूटेगा। तो दिमाग लगाओ, अगर तुम लोग को बोल रहा है कि इतना का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम लोग क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, 1, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा, कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ये सब डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें 2 3 4 5 6 का निकालने बोला है, तो इससे माइनस कर देंगे 0 को और 1 को। अगर सोचो, या देखो, अगर हम 6 बॉम्ब गिराते हैं तो क्या क्या हो सकता है, किसी को स्ट्राइक नहीं करेगा 0, एक जन को ही लगेगा 1, 2 को लगेगा 2, 3 को लगेगा 3, जितने लोगों को स्ट्राइक करेगा, मतलब जितनी बार स्ट्राइक करेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, 0 से लेके 6 का। यहाँ बोल रहा है एटलीस्ट 2 को स्ट्राइक करेगा, मतलब हमको 2 3 4 5 6 का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से अगर 0 और 1 का माइनस कर दे तो जो बचेगा वो इन सब का होगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ मैम। तो अब सिंपली इस 2 का कर लो, जो भी ये सब करते हैं ना, वो इस 2 का कर लो और 1 से माइनस कर दो फटाफट। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 1 तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा, इसको फटाफट सॉल्व करो। अगर p का प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये वाला n तो मेरा 6 ही है, 0, तो चलो ये खुद सॉल्व करो, हम डिस्कस कर देते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस तुम c6 0
1/5 तो था ही, क्योंकि p का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 1/5, तो यहाँ बोल रहा है आएगा ही नहीं, टारगेट लगेगा ही नहीं, 0 है। तो ये 0, तो ये 6, 4/5 6 प्लस ये 6c1, यहाँ 1/5 1 है, एक बार लगेगा तो 5 बार नहीं लगेगा, इसको हम ऐसा लिख लिए। 6c0 होता है 1 और c1 होता है 6, ठीक है। 0 हो जाए या सेम नंबर हो जाए तो 1, और c1 का होता है 6, तो इसको हम सॉल्व नहीं किए, तो 1 माइनस तो रहेगा ही, ये 1 इंटू 1 4/5 टू द पावर 6, और यहाँ पर 6 था क्योंकि 6c1 6 होता है, और ये हम एज इट इज लिख दिए। फिर 1 माइनस, इसको हमको भी इंटू करना पड़ा है तो हम इंटू किए, और इसको भी हम इंटू किए हैं, ठीक है। फिर हम सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये डेसिमल बन जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करके 0.2 इंटू कर दिए, 1/5 0.2 होता है, और उसमें 6 इंटू कर दिए, तो ये आ गया। इन दोनों को प्लस करके मेरा इतना आ गया, इन दोनों को माइनस करके मेरा इतना आ गया, तो ये है मेरा आंसर। लिखो क्वेश्चन 4, फिट अ binomial distribution for the following data and compare the theoretical frequencies with actual ones। x दिया हुआ है मेरा 0 से 5 तक, f दिया हुआ है मेरा 2, 14। Nikki, what is written after compare the? थियोरटिकल फ्रीक्वेंसीज, जो चैप्टर का नाम था थियोरटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वही थियोरटिकल फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद 2, 14, 20, 34, 22 और 8, ठीक है। इसको बोल रहा है इसमें फिट करो, तो इसको एक बार के लिए टोटल कर लो, टोटल करके ये कितना आएगा मेरे को बताओ। मैम वो आप एक्चुअल का पास क्या लिखा है? सम में क्या क्या दिया हुआ है पहले समझ लो। बोल रहा है कि फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा and compare the theoretical frequency with actual one। theoretical frequency होता है हम लोग को जो लगता है, मतलब theoretical frequency का मन में समझो मतलब प्रोबेबिलिटी, हम लोग को जो लगता है उससे एक्चुअल को कंपेयर करो। एक्चुअल कितना है 100, पर हम लोग का थियोरटिकल फ्रीक्वेंसी कितना है। थियोरटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग का प्रोबेबिलिटी, हम लोग को लगता है कितना 102। हम लोग जब कैलकुलेट किए होंगे तब हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना आया है 102, और एक्चुअली कितना है 100। तो बोल रहे हैं दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करना मतलब फाइंड करना कि प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर करना। दो चीज को कंपेयर करने से क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पता चलता है कि क्यों डिफरेंस है। तो यहाँ क्यों तो नहीं पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है हम लोग का थियोरटिकल फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर मेरा थियोरटिकल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 102 और मेरा एक्चुअली आ रहा है 100, और मीन दिया हुआ हो, अगर मीन क्या है एनपी, हम शुरू में डिस्कस कर दिए, एनपी एन है हम लोगों का 5, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है
एक्स बार का हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े हैं, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला है एनपी, पर रियल में मीन का फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, और एन दिया हुआ है 5। तो P कितना है और Q कितना है ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग F लेते हैं 0, मतलब कोई भी इवेंट नहीं हुआ, 0 क्या था, ये क्या था अंदर वाला, क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, R लिखा हुआ था यहाँ पे, तो बैक जाके हम नहीं समझा रहे हैं। F का मतलब यहाँ पे R था कि कितना बार हेड आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट रिजल्ट। तो यहाँ पे F0 कुछ भी नहीं आएगा। FR का फॉर्मूला क्या था, FR का फॉर्मूला हम लिखवाए थे NPR, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा NPR, ठीक है। N कितना है 5, T और R क्या बोल रहे हैं 0, इससे पता चल रहा है R है 0, पर ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, अच्छा F कितना है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे N ये कैपिटल N है, इसको कैपिटल N कर दो, तो इसको यहाँ पे कैपिटल N कर दो, इसको यहाँ पर कैपिटल N कर दो, और ये N का मतलब था एक ही एक्सपेरिमेंट को हम कितना बार रिपीट किए हैं, इस N का मतलब था हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कितना बार रिपीट किए हैं, यहाँ का इस N का मतलब है, कैपिटल N का मतलब है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब इस N का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो भी थ्योरेटिकल, ठीक है। इस N का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 102, तो हम क्या करेंगे, इस N की जगह बैठाएंगे 102, ये वाला नहीं, यहाँ 102 होगा, यहाँ 102 होगा, इस N का मतलब है 102, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग निकालेंगे, T0 निकालना पड़ेगा, T0 का फॉर्मूला क्या है NCR, मतलब 5C, R कितना है 0 डॉट, P मेरे को नहीं पता तो हम P ही लेंगे, पर R कितना है मेरा 0 डॉट, Q कितना है मेरा ये भी हमको नहीं पता है, पर देखो अगर P है मेरा 1 तो Q है मेरा P माइनस 1, सॉरी 1 माइनस P, अच्छा हम इसको लेते हैं, ये अगर हम लोग का इतना है 0.6 तो Q क्या होगा 1 माइनस 0.60, ठीक है। तो P मेरा अगर कितना भी है, Q मेरा 0.40 है, तो Q मेरा क्या रहता है 1 माइनस P, तो यहाँ पे अगर ये मेरा 0 है तो ये होगा मेरा 1 माइनस P, अच्छे से क्लियर नहीं हो समझा रहे हैं। इसमें बोल रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करो, इस तरीके का, ये सब रियल में बहुत बड़ा बड़ा सम्स है, हम लोग को बड़ा बड़ा सम्स नहीं करना है, हम लोग को छोटा छोटा बात जानना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकाले हैं, हम लोग फाइंड किए हैं, और एक्चुअल दिया हुआ रहता है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली आया, मतलब रियली में ये है, और थ्योरेटिकल हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। मीन हम लोग को पता होता है NP है, N5 है, N5 है मतलब हम सेम एक्सपेरिमेंट को 5 बार किए हैं, मीन x बार में होता है ये, ठीक है। F0, अगर F0 बोलता है तो फॉर्मूला है कैपिटल NPR, कैपिटल N यहाँ पर किसको कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को, थ्योरेटिकल वाला,
टोटल फ्रीक्वेंसी तो ये भी है, ये भी है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा। तो यहाँ n में लिया जाता है थ्योरेटिकल वाला, थ्योरेटिकल वाला टोटल फ्रीक्वेंसी है 102। P R हम लोगों को पता है कि 0 है, तो ये P0। अब P0 तो इस लोग दोनों को इंटू करने के लिए 102 तो है, पर P0 तो मेरे को चाहिए, तो P0 कैसे निकलेगा? वहां पे देखो प्रॉपर एक सम दे देगा, P ये सब दे देगा। सोचो इसी सम में बोलता ये कंपेयर करो, मतलब ये सब दे देगा, एग्जाम में ये सब दे देगा, P हम लोग को ये सब दे देगा, P का वैल्यू, Q का वैल्यू ये सब दे देगा। हम लोग को सॉल्व करना है, हम तरीका लिखवाएंगे। तो 5C0 मतलब NCR, N इज 5, C और हम लोग का R था 0, R था 0, इसलिए हम R0 लिए। P वहां पे गिवन रहेगा, जैसे अभी तक हम लोग के पास था ना 1/5, ये हम लोग निकाल ले रहे थे 2/4, ये हम लोग के लिए एग्जाम में निकाल पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। तो यहाँ P0, P कुछ भी रहेगा उसके ऊपर 0, क्योंकि T टू द पावर R, और Q क्या होगा 1 - P, मतलब ये अगर 0.60 होगा तो ये 0.40 होगा, तो इसलिए ये 0 है तो ये 1 - P होगा, मतलब कह सकते हैं 1 - 0 होगा, मतलब 1 होगा, ये Q टू द पावर 1 होगा। और हम इस तरह लिखे हैं क्योंकि अगर ये 0.60 है तो ये 0.40 है, ये तो हम तब से बता ही रहे हैं, अगर ये 2 है तो ये 4 है। तो इस तरह ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो F0 कैसे निकलेगा? अगर इसका वैल्यू निकाल ले तो यहाँ बैठा देंगे और दोनों को इंटू कर देंगे, हम लोग का F आ जाएगा।